जय हिंद साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे, लगे होंगे एक डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ इतिहास को कवर करते करते बहुत आगे आ चुके हैं। और इतिहास को कवर करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली सल्तनत तक। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने 5 वंशों के बारे में बात करी थी। 5 वंश में से हम लोग 3 वंश को कवर कर चुके हैं, तीसरे वंश पे हम लोग चल रहे हैं। तीसरी वंश की बात करें तो तीसरा वंश कौन सा रहेगा? अपना रहेगा तुगलक वंश। आज भैया हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के बारे में इससे पहले 2 वीडियो के ऊपर बात हो चुकी है। 2 वीडियो में तुगलक वंश को हम लोग समझा चुके हैं। कुछ भाग जो बचा हुआ है तुगलक वंश का इस वीडियो में हो जाएगा। प्लस इसी वीडियो में हम लोग कौन सा वंश कर लेंगे? इसी में हम लोग सैयद वंश को भी कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग 2 वंशों को कवर करेंगे, एक तो तुगलक वंश, दूसरा सैयद वंश। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए दोस्त हाथ में। जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको आप लिखते जाइए अपने नोट्सों में, और फिर करते हैं कार्रवाई को शुरू। तो कॉपी पेन लेके बैठिए हाथ में। उम्मीद करूँगा सारी चीज़ आपको विस्तार से समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे। कौन सा वंश हम लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं तुगलक वंश। अगर बात करें तुगलक वंश की शुरुआत, तो आप लोग मुझे बताओ तुगलक वंश की भैया शुरुआत कब होती है? तो तुगलक वंश की हमने शुरुआत जो बोली थी 1320 से लेके 1414 तक। 1414 एडी या बीसी बोलेंगे? आप कहेंगे भैया 1414 एडी में। तो 1414 एडी में जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वंशों को क्रम वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। तो तुगलक वंश में हमने सबसे पहले जाना था किसके बारे में? इस वंश के संस्थापक जिसको हम कहते हैं जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक रहा? आप कहेंगे 1320 से लेकर 1325 तक। उसके बाद आया 1320 से लेकर 1325 के बाद फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता है कब से कब तक? आप बोलेंगे 25 से 51 तक, लगभग 26 वर्षों तक शासन करता है। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक को ही जानेंगे, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक नहीं बोलेंगे, संस्थापक के भाई का लड़का रहा है। क्या कहेंगे? संस्थापक के भाई का लड़का, बोलेंगे जीएसटी का भतीजा। ओके। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का भाई बोलेंगे चचेरा भाई। आज हम बात करेंगे किसकी? आज बोलेंगे आप लोग फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक को तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं FST। क्या बोलेंगे? FST। फिरोज शाह के तुगलक की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको कहते हैं हम लोग FST, इसको बोला जाता है। बात करें इसके शासनकाल की तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? आप कहेंगे भैया शासनकाल रहा है 1351 से लेके 1388 तक। 1351 से लेकर 1388 तक इसका शासनकाल रहा है। 1388 इसका शासनकाल रहा है। क्लियर रहेगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल फिट रहेगा, दिमाग में नहीं निकलने वाला अगली बार से। ओके दोस्त, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, बोले तो MBT का चचेरा भाई। चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, तो चचेरा भाई हो गया, चचेरा भाई था इसका। ओके दोस्त, क्लियर हो जाना चाहिए। बात करें इस भाई साहब का, क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक का 2 बार क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है। 2 बार राज्य अभिषेक। जब जब दोस्त मैं अभिषेक नाम सुनता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरा दोस्त अभिषेक, उसका भी नाम अभिषेक है, उसका भी 2 बार राज्याभिषेक होता है। 2 बार राज्याभिषेक कब हुआ? पहली बार तो जब वो स्कूल गया, शुरू में जब घर से स्कूल गया तो स्कूल से घर आया, भग आया स्कूल से, तो मम्मी ने इसको इतना मारा, चप्पलें बजाई, तो उसका क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा एक दिन फिर स्कूल से गया, जब वो बड़ा हो गया, फिर ये स्कूल से पढ़ के सब कुछ डिग्री प्राप्त करके फिर पढ़ लिख के बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, अच्छा व्यक्ति बन गया, बोले जाए तो बहुत अच्छा पद पे चला गया। फिर बोलेंगे तो क्या हुआ? फिर उसका राज्याभिषेक हुआ। तो भैया 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार धुलाई से हुआ, एक बार सक्सेस से हुआ। तो ऐसे ही आपको 2 बार राज्याभिषेक करना है। एक बार आपका हो चुका होगा, मेरे हिसाब से सबका राज्याभिषेक एक बार हो चुका होगा। किस किस का हुआ? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया मेरा राज्याभिषेक हो चुका है। बताओ भाई किस किस का हुआ है। बात करें
इस भाई साहब का राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक 2 बार कब हुआ है? तो आप कहेंगे भैया 1351 में, 1351 एडी में। कहाँ पर हुआ? आप कहेंगे भटिंडा। क्या कहेंगे? भटिंडा में पहली बार हुआ, भटिंडा में हुआ ये। फिर बात करें उसी समय पर दूसरी बार इसका जो दूसरा हुआ, ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा। फर्स्ट सेकंड एक ही समय पे हुआ, थोड़े थोड़े महीनों का अंतर था इसमें। बात करें सेकंड जो हुआ वो आप कहेंगे दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? आप कहेंगे भैया सेकंड जो इसका राज्याभिषेक हुआ है वो हुआ था दिल्ली में। बात करें इसने क्या कार्य किए, ये कैसे शासन की गद्दी पर आया, ये कैसे कार्य करना शुरू किया। शासन की गद्दी पर हम लोग बात कर चुके हैं। किसके बाद आया? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया, हरा के उसको किसी भी प्रकार से उसको हरा दिया। अब इसने कार्य करना क्या शुरू किया? इसने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया? जितनी भी पुरानी प्रथा थी उन सबको समाप्त कर दिया। सभी नियम समाप्त किए, सभी नियम खत्म किए। भैया जितने भी पुराने नियम थे सभी कर दिया। हाँ, आप कहेंगे भैया जितने भी पुराने नियम थे उन सबको नियम को ख़त्म कर दिया। बोला आज से जो नियम बनेंगे वे हम बनाएंगे, वो नियम चलेंगे। तो उन्होंने कौन से नियम बनाए भैया इसने? तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले इसने एक बनाया, एकता प्रणाली को दोबारा, एकता प्रणाली को क्या किया? इसने एकता प्रणाली को पुनः शुरू कर दिया। आप कहेंगे इसने पुनः इसको शुरू कर दिया। किसको शुरू किया? आप कहेंगे भैया एकता प्रणाली को इसने शुरू कर देता है, या फिर कहेंगे लागू कर देता है। ओके भैया, एकता प्रणाली को शुरू करने के बाद लागू कर दिया, फिर और क्या कार्य किया इसने? तो आप कहेंगे इसने क्या किया? राजा जो पहले के राजाए थे, जो हमने बात करी थी, अगर बोले एमबीटी या फिर बोले जीएसटी या उससे पहले वाले का शासक खिलजी वंश के अंदर, तो खिलजी ने भी क्या किया था? गयासुद्दीन खिलजी ने, क्या बोलेंगे, जलालुद्दीन खिलजी ने, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उसने भी सेना को स्थायी रखा था। इन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने आके स्थायी सेना को अस्थायी कर दिया। इन्होंने सेना को अस्थायी कर दिया, बोला स्थायी सेना बंद की जाएगी, आज से कोई स्थायी सेना नहीं रहेगी। तो क्या किया इसने? स्थायी सेना समाप्त की। इसने कहा कि आज से कोई स्थायी सेना नहीं रहेगी, सेना जब ही यूज़ में आएगी, जब वो हमारे ज़रूरत पड़ेगी हम सेना को बना लिया करेंगे हर बार। तो आप मुझे बताओ कि स्थायी सेना बेटर रहती है या बोले तो अस्थायी सेना बेटर रहती है? तो आप कहेंगे भैया स्थायी सेना बेटर रहती है अस्थायी के मुकाबले। अस्थायी में क्या होता है कि सेना को बार बार प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, जिससे सेना अपने कार्यों को भूल जाती है। और अगर सेना स्थायी रहती है तो उससे सेना को क्या रहता है? वो बार बार प्रयास करती है, बार बार युद्ध के जगहों पे जाती है और बार बार युद्ध लड़ती है, बार बार अपनी प्रैक्टिस करती है, तो उससे उनकी सेनाओं में मजबूती बढ़ती है। और क्या होता है? और ऐसा होता है कि बाई चांस कोई सेना में व्यक्ति शहीद हो जाता है, तो शहीद होने के कारण और उस व्यक्ति के रिप्लेस किया जा सके, इसलिए उसके बारे में पता होना ज़रूरी होता है। अगर आप अस्थायी सेना रखते हो तो अस्थायी सेना में पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति क्या करता था? राजा है, उसके दरबार में सेना है, अगर उसको सेना की जब ज़रूरत पड़ती थी तो क्या करता था? आसपास के गाँव से लोगों को बुलाता था, बोलता था मेरी सेना में शामिल हो, और लोग उसकी सेना में शामिल हो जाते थे। अब होता क्या था कि जो सेना में शामिल हुए वो व्यक्ति प्रशिक्षित तो होते नहीं थे। अब जब प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? युद्ध में देख से कार्य नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से राजा कभी कभी हार जाया करता था। तो ये करता था सबसे बड़ा नुकसान। और एक कारण ये भी था कि जब कोई व्यक्ति, अगर मान लो कोई अच्छा लड़ाकू है और उस लड़ाके की किसी कारणवश युद्ध में मृत्यु हो गई, उस मृत्यु में हो जाती है उसकी मृत्यु, तो उसके मुकाबले अब कोई दूसरा व्यक्ति कब तक बन के तैयार होगा नया? उसमें समय लगेगा नया व्यक्ति बनने में। उसको प्रशिक्षण, किसी नए व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उसको ट्रेनिंग वगैरह बहुत कुछ दिया जाएगा, तब वो बन के एक सैनिक अच्छा बनेगा। पर अगर वो स्थायी सेना रहती है तो उसमें वो हर समय प्रशिक्षण ऐसे व्यक्ति को किया जाता है, तो किसी को एक को लेकर उसके स्थान पर खड़ा किया जा सकता था। बट अगर अलग अलग बात है, कोई अलग सोचता है कोई अलग सोचता, तो इसने भाई साहब ऐसी सोच रखी, तो इसके कारण इसको नुकसान भी बहुत ज़्यादा झेलने पड़े। स्थायी सेना इसने समाप्त कर दी। इसने कहा कि और क्या किया? दाग प्रथा। दाग प्रथा क्या थी भैया? घोड़ों को दागने की प्रथा। घोड़ों को दागा जाता था। घोड़ों को दागे का मतलब कि मोहर लगाई जाती थी उनके ऊपर कि ये घोड़े इस राज्य के हैं या इस सल्तनत के हैं। और किया क्या भैया? और इसने क्या किया? आप कहेंगे इसने 24 प्रकार के कर समाप्त किए। कितने प्रकार के कर? आप कहेंगे 24 प्रकार के कर समाप्त किए।
इन करों के स्थान पर इसने कुछ नए कर लगाए, जिनको हम कर के बारे में बात करेंगे तो वो कौन से कर रहेंगे। एक आपने बहुत फेमस कर है जिसको आपने सुना होगा, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, जजिया कर। जजिया कर इसने पुनः लगा दिया था। ओके, वो सब बारी बातें करेंगे। और क्या किया इसने, सुल्तान काल का अकबर इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सल्तनत काल का अकबर, अकबर कहा जाता। अगर बात करें सल्तनत काल का अकबर किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया जो फिरोज शाह तुगलक है, इसको हम लोग सल्तनत काल का अकबर कह सकते हैं। याद रहेगा, बोले हाँ भैया याद रहेगा, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को हम लोग कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके 4 टैक्सों के बारे में। 4 टैक्स कौन से थे भैया, टैक्स बोलें या कर बोलें, हिंदी वाले भाई याद कर लेना, टैक्स या कर, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आ जाए टैक्स या कर। कर से समझना है तो टैक्स देख लेना, टैक्स समझना है तो कर देख लेना, समझ आ जाना चाहिए। मेन मकसद मेरा आपको समझाने का है, राह से भटकाने का नहीं, राह को दिखाने का है। बात करें इसने सबसे पहले जो कर लगाया उसको कहते हैं खैराज कर। भैया ये खैराज कर क्या कर था, आप लोग कहेंगे एक प्रकार का ऐसा कर था जिसमें सेना के ऊपर, किसके ऊपर लगाया जाता था ये कर, आप कहेंगे ये प्रकार का कर भूमि के ऊपर लगाया जाता था। भूमि कर इसको हम लोग कह सकते हैं। ये कर जो था वो भूमि के ऊपर लगाया जाता था। क्या कहता था इसमें राजा कि जिसके पास भूमि है, भूमि का कुछ परसेंट जो भाग है उसमें जो आप खेती करोगे उसका कुछ हिस्सा आपको राजकोष में देना होगा टैक्स के तौर पे। टैक्स क्यों लेते थे ये लोग, टैक्स इसलिए लोग थे कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, हम आपको सुरक्षित रख रहे हैं। पर ऐसा कुछ होता नहीं था, राजा खुद ही अत्याचार करता था। भैया किससे सुरक्षा करोगे, तुम्हें खुद ही अत्याचार कर रहे हो, गलत बात है। क्या कहेंगे, गलत बात है। बात करें आप एक कर के नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं जजिया कर, सब लोग जानते होंगे उस कर को, जजिया कर। भैया ये जजिया टैक्स जो था किन पे लगता था, ये उन पे लगता था जो गैर मुसलमान लोग होते थे। अब गैर मुसलमान लोगों पे ये टैक्स लगता था तो सब पे ही लगता होगा फिर तो नहीं भैया, इसने कुछ लोगों को छोड़ रखा था, जैसे कि महिला बच्चे एवं अपांग लोगों पर, ये इन लोगों को इसने छोड़ रखा था, बाकी ये कर सब पे लिया जाता था। तो अब बात करें उस समय एक व्यक्ति और था जिसको ब्राह्मण, इनको भी छोड़ दिया गया था। पर इसने क्या किया भैया, इसने ब्राह्मणों पर भी वो कर लगा दिया। क्या किया इसने ब्राह्मणों पर भी वो कर लगा दिया। इसने कहा कि तुम लोग कैसे बच सकते हो, तुम्हें भी कर देना होगा। तो इसने क्या किया, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, थोप दिया। फिर बोले दान, क्या बोलेंगे, दान कर, एक नाम दिया गया दान। अब दान क्या होता था भैया, दान होता था जैसे कि हम लोग जकाता बोलते हैं, जिसको जकाता बोलें, कर का नाम क्या रहेगा, जकाता। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जकाता, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दान। ओके भैया, तो ये जकाता का मतलब क्या था, दान। अगर आप किसी को दान देते हो तो दान का भी आपको टैक्स देना पड़ता था। अच्छा भैया, इतनी सारी पाबंदियाँ थी। हाँ भैया, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी। किस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, कर रहे तुर्कों की बात, जब तुर्क आ रखे थे। अभी मुगल की बात नहीं चल रही है, अभी दिल्ली सल्तनत में तुर्कों की बात चल रही है। याद रखना, तुर्क की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी मुगल तो आए भी नहीं है, अभी तो मुगल तो 1526 में आते हैं, और अभी हम लोग 1320 की बात करीब करीब बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग मुगलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात करें उसके बाद भैया कौन सा एक कर लगा दिया, तो आप योग करेंगे खुमान कर। खुमान कर कौन सा कर था, आप कहेंगे खुमान कर वो कर था जो लुटेरों के ऊपर लगाया जाता था। ये कौन सा कर था, लुटेरों पर। ये कौन सा कर था, लूटे हुए माल पर या फिर बोले लुटेरों पर लगाया जाता था। लूटे हुए माल पर। तो भैया ये लूटे हुए माल पर कर लगाया जाता था। हाँ भैया, आप कहेंगे भैया कि लूटे हुए माल पर भी राजा अपने सत्ता पे आता था। हाँ, आप कहेंगे राजा कहता था कि किन से, चोरों से। भैया अगर तुम कुछ लूट के लाओगे हमें भी देना पड़ेगा, नहीं तो हम सजाए मौत दे देंगे। तो भैया किसको चाहिए सजाए मौत, दे देगा भैया, लो तुम भी रख लो कुछ परसेंट, हमें भी दो, तुम भी रखो। तो भैया कैसे क्या होता है, ऐसे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो राजा को क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके पास तो टैक्स आ ही रहा है ना। इसकी शॉट ले रहे हो, चल ले लो, हो गया। चलिए, इसकी शॉट आपका हो चुका होगा मेरे हिसाब से, मे भी। अगर हो गया है तो फिर कोई बात नहीं, इसको क्लियर करते हैं, फिर इससे आगे का कार्यवाही शुरू करते हैं। दोस्त, मैं उम्मीद करूँगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ
अच्छे से समझ आ रहा होगा। बाकायदा सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। स्पीड बता देना, ज़्यादा हो तो बता देना, कम कर लूँगा, कम हो तो बता देना, ज़्यादा कर लूँगा। हम लोगों में दोनों चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट अ रोबोट, ओके, आई एम पीपल ऑन मैन, ओके। मैं इंसान हूँ, ना कि रोबोट। मेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है भाई, सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गदगद हो जाओगे। तो भैया इंग्लिश मत सुनो, काम करो और कार्रवाई शुरू करते हैं। अब बात करें, अगर हम बात करें सबसे एक चीज़ क्या होती है, अगर हम दासों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा दास हमें किसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा दास हमें इसके पास ही मिलते हैं, सबसे ज़्यादा दास। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे, तो भैया आप कहेंगे सबसे ज़्यादा दास इसके पास ही थे। अब सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे इसके पास थे, तो गुलामों को क्या कहा जाता था? गुलामों को दीवाने बंदगान। क्या बोलेंगे? दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान, 3 गिरोह को कहा जाता था। आप कहेंगे गुलाम को कहा जाता था। इसको हम लोग गुलाम को कहेंगे या गुलाम विभाग कहेंगे? आप कहेंगे भैया इसको गुलाम विभाग कह दो। ओके भैया, गुलाम विभाग कह दिया। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया इसको गुलाम विभाग कह दो। तो हमने इसको गुलाम विभाग कह दिया। अब बात करते हैं, एक चीज़ और आती है जिसे हम लोग जानते हैं, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, दीवाने खैरात किसे कहा जाता था? तो दीवाने जो खैरात था, आप लोग खैरात से समझ गए होंगे, खैरात का मतलब होता है दान देना। तो इसको कौन सा ग्रुप बना दिया इन लोगों ने? इन्होंने बना दिया दान विभाग। कौन सा विभाग? दान विभाग। इन्होंने कहा कि जिसको दान देना है यहाँ से दान दो और इससे यहाँ से लो और दो। दान विभाग ये था, दीवाने खैरात का निर्माण कर दिया। ये किसको दिया करता था दान भैया? तो आप कहेंगे मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां और प्लस विधवा महिलाएं। अब भैया विधवा महिलाएं मुस्लिम या हिंदू? भैया दोनों, विधवा। और क्या करता था? विधवाओं को प्लस क्या किया? प्लस इसने एक कार्य और किया। क्या किया? विवाह कार्य, विवाह करवाए। किसके करवाए? महिलाओं के, लड़कियों के। क्या करवाए? लड़कियों के विवाह यहीं से, इसी दान से ये लोग लड़कियों का विवाह भी करवाते थे। लोग अपना दान देते थे और लोगों के दानों से ये लोग लड़कियों का विवाह करवाते थे। याद रहेगा, पूछ लूँगा, कभी भी पूछ सकता हूँ। क्या कहेंगे? ये हिंदू लड़कियों का विवाह भी इसने करवाया। ऐसा नहीं था ये हिंदू को नहीं मानता, ये भी हिंदू को मानता था। ओके, तो क्या किया? हिंदुओं को इसने माना, पर ज़्यादा नहीं माना। अब बात आती है, यहाँ पे ही लिख लेते थोड़ा, बात कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, निर्माण कार्य। क्योंकि भैया किसी शासक को हम लोग पढ़ेंगे तो उसका निर्माण कार्य जरूर जानेंगे। निर्माण की बात करें तो एक नगर बनाया। नगर कौन सा था? अब नगर के नाम कहेंगे तो बसाया। इसने कितने नगर बसाए? टोटल नगर बसाए 300 नगर। 300 नगर में से 6 शहर की स्थापना करी। उन 6 शहरों को हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें 300 नगर बसाए, नगर कितने बसाए? 300। 300 के करीब इसने नगर बसाए। अगर बात करें इन नगरों में क्या किया इन्होंने? 6 शहर का भी निर्माण किया। 300 तो नगर बसाए। शहर क्या होता है? बड़ा एरिया जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग रहते हों। नगर में क्या है? छोटे छोटे एरिया होते हैं। गांव के बोला जाए तो गांव वाला एरिया। अगर शहर वाला एरिया बोला जाए तो जैसे दिल्ली, मुंबई, है ना, ये वाले बड़े बड़े एरिया, तो इन एरिया को हम लोग कहते हैं शहर एरिया। स्थापना की भैया ये 6 शहर जो थे, उन शहरों का नाम बता दो प्लीज़। कोई बात नहीं, मैं नाम बताता हूँ आप लोगों को। नाम सुनते जाना, होशियारी से सुनना और याद रखना इस वाले सबकॉन्शियस माइंड में। कौन से माइंड में? आप बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड में। पहला गांव था हिसार, पहला हिसार। दूसरा आप कहेंगे, दूसरा बताओ भी, आप बताओ। दूसरा कहेंगे फतेहाबाद। क्या कहेंगे? फतेहाबाद। फतेहाबाद जो इसने बसाया वो कब बसाया? फतेहाबाद। फतेहाबाद जो बसाया अपने बेटे के नाम पर रखा।
अपने बेटे के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर इसने फतेहाबाद बसाया। बात करें तीसरे नंबर की तो आप कहेंगे भैया तीसरा नंबर कौन सा बताया? तीसरा नंबर आप कहेंगे फिरोजपुर। फिरोजपुर, फिरोज शाह। तो फिरोज शाह से आप लोग फिरोजपुर याद रखेंगे, फिरोजपुर। तो फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने कर दी? आप कहेंगे फिरोज शाह ने फिरोजपुर नगर की स्थापना कर देता है। तो और क्या बोलेंगे? फिरोज शाह कोटला। और नगर कौन सा रहा है? आप कहेंगे चौथे नंबर पे आ जाता है आपका फिरोज शाह कोटला। कौन सा? फिरोज शाह कोटला। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नगर, जिसको अभी भी बहुत लोग जानते हैं, जो यूपी में रहते होंगे उन्होंने सुना होगा। एक नाम है, एक नगर का नाम है, शहर का नाम है, जिसको कहते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद क्या है? आप कहेंगे फिरोजाबाद एक शहर है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने करी? आप कहेंगे भैया नगर की स्थापना फिरोज शाह ने करी। बात करें छठे नंबर पे तो आप कहेंगे छठे नंबर पे आ जाता है जौनपुर। क्या कहेंगे? जौनपुर। जौनपुर। अब भैया बात आती है जौनपुर एमबीटी की याद में बनाया गया। एमबीटी की याद में कब बोला जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक इसका कौन था? भाई था। बड़ा भाई बोले या चाचा का लड़का बोले, इसकी याद में इसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। भैया मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने एक शहर बसा दिया। देख रहे हो, दोस्त, भाई, यार, गर्लफ्रेंड, इन सब के क्या कर रहे हैं ये लोग? शहर बसा रहे हैं। जैसे कि शाहजहाँ ने क्या कर दिया? ताजमहल बनवा दिया। तो ये अलग अलग चीज़ कर रहे हैं भैया, अलग अलग। पैसा ज़्यादा है इनके पास। क्या है? पैसा ज़्यादा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसको क्लियर करें, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो क्लियर करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके भैया, ऐसे ऐसे इसने ये कार्य कर दिया। और क्या किया इसने? आप कहेंगे 1200 से ऊपर क्या किए? बागान बनाए। बागान या बोले बाग। कितने? 1200 से ऊपर इसने बागों का निर्माण करवाया, बाग स्थापित करवाए। कितने बाग? 1200 से ऊपर। भैया इतने सारे बाग? हाँ भैया, ये लोग प्रकृति का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते थे, तो ये क्या किया? इन्होंने बागों का निर्माण करवा दिया। आजकल की बात करें तो भैया प्रकृति पर ध्यान कम देते हैं लोग, अपने आप को ध्यान ज़्यादा देते हैं। अगर हम लोग बात करें गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में, तो गांधी जी के 3 बंदर नहीं, आप लोग कहेंगे गांधी जी के अब कितने? 4 बंदर हो चुके हैं। 4 बंदर कौन से हैं? पहला बंदर आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी का कि बुरा मत बोलो। क्या कहते हैं? बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर क्या कहता है? बुरा मत देखो। तीसरा बंदर कहता है कि बुरा मत सुनो। पर जब बात आती है चौथे बंदर की, तो चौथा बंदर कहता है, जो कि हाथ में फ़ोन लिए बैठा रहता है और किसी की नहीं सुनता, फ्री फायर में लगा रहता है, वो क्या कहता है कि किसी की मत सुनो, किसी को मत देखो, कुछ भी मत कहो। तो ये है हमारा चौथा बंदर। तो ये गांधी जी का चौथा बंदर 3 थे, हमारा चौथा बंदर 4। कौन सा वाला? किसी की मत सुनो, किसी को मत देखो, किसी को मत बोलो, अपने फ़ोन में लगे रहो। तो ये फ़ोन वाला है, जो फ़ोन को ज़्यादा एडिक्ट हो, बोलते हैं ना, फ़ोन पे ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। वो फ़ोन ही उनके लिए सब कुछ है। तो उनके लिए ये बात है, सबके लिए नहीं है। आप लोग बुरा मत मानना भाई, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ जो ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहते, किसी की बात नहीं सुनते, अपने पेरेंट्स को नहीं देखते, सिर्फ फ़ोन में घुसे रहते 24 घंटे, उनके लिए बात कह रहा हूँ। तो ये बंदर कौन से है? ये है चौथा बंदर, गांधी जी का 4 बंदर। समझ गए ना? कितने बंदर है गांधी जी के? 4। अब से हम लोग कहेंगे 4। ये नई पीढ़ी का बंदर है, एक नई पीढ़ी का बंदर। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। इसने क्या किया? 1200 बागान, 1200 बागान बनवाए। बागान क्या होते हैं भैया? बाग बोलें या फिर बागान बोलें, तो आप कह दो भैया बाग हुआ, दो बागान थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए बागान भी चलेगा, बाग भी चलेगा। इसके लिए लगभग बनवाए, लगभग ओके, लगभग ये बनवा दिए। कितने से भैया? 1200 के करीब। हाँ जी भैया, 1200 के बनवा दिए। आजकल तो लोग प्रकृति पे ध्यान ही नहीं देते, लोग अपने आप में ही लगे रहते हैं। अब हम लोग बात करें इसके और बारे में, तो इसने भैया 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 5 बड़ी नहरें। कौन सी नहरें? आप कहेंगे भैया 5 बड़ी नहरें। ओके भैया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवा देता है। फिर उसके बाद और क्या करवाता है? आपने सुना था, हम लोगों ने जब कुतुब बुद्दीन ऐबक को हम जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सुना था,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, पर उसको पूर्ण नहीं कर पाया था। उसके बाद पूर्ण उसका आने वाले शासक ने करवाया। ओके, फिर क्या हुआ, कुतुब मीनार जब एक बार क्या हुआ, कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की जो ऊपर का होता है ना, जो ऊपर का जो मंजिल, वो मंजिल क्या हुई, टूट गई। उस मंजिल को दोबारा से रिपेयर करवाने का कार्य कौन करता है, जो कि अंतिम कार्य करवाया तुगलक शासक की बात करें दिल्ली सल्तनत पर, तो वो अंतिम कार्य करवाया किसने, इन साहब भाई साहब ने, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ये काम करवाया। क्या कहेंगे, कुतुब मीनार पे बिजली गिरने के बाद, क्या कहेंगे, कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के बाद अंतिम कार्य करवाया। तो अंतिम कार्य भाई साहब यही करवाते हैं। अंतिम कार्य करवाने का काम किसके हाथ में दिया जाता है, इसके हाथ में ही दिया जाता है, कुतुब मीनार। अब आप बात करें कि ये ना थोड़ा बहुत क्या कहेंगे, हिंदू शासकों से भी चिढ़ता था। किससे चिढ़ता था, आप कहेंगे हिंदू शासकों से भी ये चिढ़ता था। तो इसने क्या किया, अशोक के जो अभिलेख थे उनको तुड़वा दिया। क्या किया, इसने करीब करीब बहुत सारे अशोक के अभिलेख को तुड़वा दिया, जिनमें से 2 फेमस अभिलेख हैं, जिसको हम कहते हैं दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। क्या कहेंगे, दिल्ली टोपरा अभिलेख और दिल्ली मेरठ अभिलेख, जिसमें से इसको तुड़वा देता है, इन दोनों को नष्ट कर देता है। और ये कहाँ उठा के ले जाता है इनको तुड़वा के, आप कहेंगे दिल्ली ये ले जाता है। अशोक के अभिलेख को नष्ट किया। क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे भाई कि इसने अशोक के अभिलेख को नष्ट कर दिया भैया। ओके भैया, नष्ट करने के कारण कौन कौन सा अभिलेख नष्ट किए, तो आप कहेंगे दिल्ली टोपरा और आप कहेंगे दिल्ली प्लस मेरठ, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ये एक अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ। ये दोनों कहाँ स्थित हैं, आप कहेंगे दिल्ली में हैं। वर्तमान बात करें, ये दिल्ली में हैं, तोड़ दिए गए थे तो दिल्ली में अभी हैं। और बात करें तो और बात क्या करेंगे, इसने क्या किया, ज्वाला जी मंदिर को नष्ट कर दिया। क्या किया, ज्वाला जी मंदिर को नष्ट किया। कौन सा मंदिर भैया मैंने नष्ट किया, तो आप कहेंगे भैया इसने एक मंदिर था जिसका नाम था ज्वाला जी मंदिर। तो इसने क्या किया, इसने ज्वाला जी मंदिर को नष्ट कर देता है। अच्छा भैया ये इतना हरामी था, तो बोलेंगे हाँ भैया इतना हरामी था, या बोलेंगे इतना ख़राब था। तो किसको नष्ट कर देता है, ये कर देता है ज्वाला जी मंदिर को। शब्द अगर गलत लगे हों तो वेरी सॉरी, पर अपनी भाषा में मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा इसके लिए। आत्मकथा, अगर बात करें इसकी आत्मकथा की, तो भैया इसकी आत्मकथा कौन सी है, आप कहेंगे यार, अगर इसकी आत्मकथा की बात करें, क्या बोलेंगे, फतूहत ए फिरोज शाही। क्या कहेंगे, फतूहत ए फिरोज शाही। ये इसकी एक आत्मकथा हो जाती है, जिसको कहते हैं फतूहत ए फिरोज शाही। तरज्जी ए फिरोज शाही, क्या बोलेंगे, तरज्जी ए फिरोज शाही, सॉरी, तारीख ए फिरोज, तरज्जी नहीं, क्या कहेंगे, तारीख ए फिरोज शाही। ओके दोस्त, फिर क्या कहें, अशोक के स्तंभ को क्या किया, दिल्ली ले गया। यहाँ से तुड़वा के जो मैंने बोला था ना, दिल्ली टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, उनको क्या दिल्ली में ले गया, तो अभी भी दिल्ली में स्थित है। क्या कहेंगे, अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख कहाँ ले गया, डीएल ले गया। अच्छा भैया इतना बड़ा कार्य कर दिया, हाँ भैया ये क्या करता है, अशोक के अभिलेख को दिल्ली ले जाता है। अब बात करते हैं और क्या रहा, और इसने सारे कांड कर दिए, जितने सारे कांड थे वो सब कुछ करने के बाद इसका आया अंतिम समय। अंतिम समय पे ये लुढ़कने के लिए आ गया। तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो आप कहेंगे भैया मृत्यु इसकी जो हुई है वो आप कहेंगे 1378 में। 1378 में भैया इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समय अगर बात करें, तारीख कौन सी थी, तो तारीख आप कहेंगे 20 सितंबर
सितंबर कब कहेंगे 1388, 20 सितंबर 1388। अगर इसकी मकबरे की बात करें, इसको दफनाया कहाँ गया था, तो दफन कहाँ हुआ था ये आप कहेंगे हौज खास परिसर में। क्या बोलेंगे, हौज खास परिसर, हौज खास परिसर जो कि दिल्ली में स्थित है। तो भैया आप क्या कहेंगे, ये हौज खास परिसर जो कि दिल्ली में स्थित है, इसमें इसको दफन कर दिया गया था। तो ये भाई साहब यहाँ पे दफन हो जाते हैं, फिर इनका किस्सा हो जाता है समाप्त। इनका चैप्टर क्या हुआ, इनका चैप्टर हो गया समाप्त। फिर उसके बाद अंतिम शासक इसमें जो आए हैं वो ज़्यादा चल नहीं पाए, ज़्यादा वर्षों तक उन्होंने शासन नहीं किया है। लगभग कुछ 5 वर्ष, कुछ 10 वर्ष, कुछ 15 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष इतना शासन किया और फिर लुढ़क के निकल लिए। तो ये शासनों की गद्दी थी और ये शासनों का क्रम था। हम लोग और एक दो शासक के बारे में जान लेते हैं, जैसे अंतिम शासक कौन रहा है, उसके बाद का शासक कौन रहा है, उन सब शासकों के बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक हम लोग समाप्त कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं पूरे फिरोज शाह तुगलक को। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। किसी को अगर कोई डाउट है भैया ये रह गया वो रह गया, तो प्लीज़ डू कमेंट, ओके, कमेंट करो, आंसर मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे इस वंश का अंतिम शासक। तो आप कहेंगे भैया इस वंश का अंतिम शासक कौन रहा है, तो आप कहेंगे भैया इस वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो रहा है नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह इस वंश का अंतिम शासक रहता है। महमूद शाह, क्या कहेंगे भैया, नसरुद्दीन महमूद शाह। गद्दी पर कब आया, गद्दी पर आप कहेंगे 1395 में आ जाता है। अच्छा भैया इसके बीच का समय पे आप बोलेंगे बीच का समय काम का नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं और 1414 ईस्वी तक ये रहता है। उसके बाद ये इसको कौन लुढ़का देता है, इसको लुढ़का देते हैं सैयद वंश के शासक, और उसके बाद सैयद लोग इस पर शासन करना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे, इसके बीच के शासक कहाँ गए भैया, बीच के शासक को हम लोगों ने गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया भैया, क्योंकि उनकी हमें इसके बीच में आवश्यकता नहीं थी। अच्छा भैया सच्ची में आवश्यकता नहीं थी, हाँ भैया आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए उनको हम लोगों ने क्या किया, गायब कर दिया। अब बात करते हैं इसके समय पे क्या हुआ। इसके समय पे तैमूर लंग आया। कौन आया, इसी के समय पर, इसके समय पर तैमूर लंग आया। भैया ये तैमूर लंग था कौन, तो आप कहेंगे भैया तैमूर लोग जो लंग था वो था कौन था, आप कहेंगे मुगल। ये था मुगल था जो कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आया था। मुगल, ये था मुगल, और ये दिल्ली पर क्या करना चाह रहा था, आक्रमण करना चाह रहा था, और इसमें दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। ओके, इसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसी के समय पर ये दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, और दिल्ली की गद्दी जब खाली हो जाती है तो दिल्ली की गद्दी पर फिर शासन कौन करता है, फिर शासन में आ जाते हैं सैयद वंश। हम लोग जो चौथे वंश पे पढ़ रहे थे, 5 वंश हम लोग कवर करना चाह रहे थे, उसमें से हम लोग चौथे वंश पे आ चुके हैं। एक वंश बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं लोधी वंश। लोधी वंश को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं अब सैयद वंश के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाले वंश हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। याद रहेगा दोस्त, बोलेंगे भैया बिल्कुल याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब भैया मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश वही वंश जो हम लोगों ने इसके बाद के वाले वंश के क्रम वाइज हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बात करें क्रम वाइज, तो सबसे पहले जो वंश आया उसको कहते हैं हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद जो वंश आया उसको हम कहते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद जो वंश आया उसको हम कहते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद जो वंश आया उसको कहते हैं हम लोग सैयद वंश, और इसके बाद जो वंश आएगा उसको हम कहेंगे कौन सा वंश, उसको हम कहेंगे लोधी वंश। तो आज हम बात करेंगे इस विषय में सैयद वंश के बारे में। भैया सैयद वंश अगर बात करें भैया इस वंश का शासनकाल, तो भैया सैयद वंश ने जो शासन किया है वो कितने वर्षों तक शासन किया है, आप कहेंगे 1414 से लेके 1451 तक। भैया क्या इतना ही इनका शासनकाल है, हाँ भैया इतना ही इनका शासनकाल है, कुछ लंबा शासनकाल नहीं है, कुछ ज़्यादा शासक इसमें नहीं है। 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। अच्छा भैया इतना लंबा शासनकाल, ज़्यादा लंबा कहाँ है भाई, छोटे लंबा तो शासनकाल है, ज़्यादा लंबा शासनकाल ही नहीं है इनका। क्या बात करेंगे इस वंश का संस्थापक,
अगर बात करें संस्थापक की तो बताओगे आप लोग मुझे संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन रहा है? तो आप कहेंगे भैया जो संस्थापक है वो है खिज्र खां। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां इनका खिज्र खां गद्दी से लुढ़का देता है, फिर गुदगद्दी पर आ जाता है। इसको खिज्र खां के बारे में, खिज्र खां। खिज्र खां कौन होता है? खिज्र खां होता है इस पे अगला शासक, सैयद वंश का प्रथम संस्थापक, जिसने सैयद वंश की स्थापना करी। भैया ये सैयद वंश पे कब तक रहा, शासन किया इसने? आप कहेंगे 1414 से लेके 1421 तक। अच्छा भैया इतने वर्ष शासन किया, कितने वर्ष शासन हो गए बताओ जरा? आप बोलेंगे भैया 7 वर्ष का शासन काल हो गया। कितने वर्ष का? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का इसका शासनकाल उसका। किसका होता है? आप कहेंगे भैया खिज्र खां का। खिज्र खां के कुछ कार्य वाले में जान बात करें तो सबसे पहले इसकी उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। उपाधि कौन सी है इसकी? उपाधि जो है वो है रैयत ए आला। रैयत ए आला या रैयत आ आला, तो बोलेंगे रैयत ए आला। रैयत ए आला किसकी उपाधि है? आप कहेंगे रैयत ए आला खिज्र खां की उपाधि है। याद रहेगा? बोलेंगे याद रहेगा। अब क्या हुआ, यहाँ तैमूर लंग का सेनापति था। ये किसका सेनापति था? तो आप कहेंगे तैमूर लंग का सेनापति था। तो भैया ये उसको कैसे लुढ़काया? जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो इसने ही उसको लुढ़का दिया था। किसको लुढ़काया था? आप कहेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह को। ओके, फिर ये गद्दी पर आ जाता है। अगर बात करें, यह है तैमूर लंग का सेनापति था। अगर हम लोग एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत, तो तुर्क शासन कब तक चला? तो आप कहेंगे तुर्क शासन 1414 के बाद से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो शासन आता है वो आता है सैयद शासन। सैयद बोले या फिर बोले मुग़ल शासन। मुग़ल शासन की जो नींव है वो यहाँ से लगनी शुरू हो जाती है और मुग़ल शासन यहाँ से थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुग़ल शासन की जो नींव है यहाँ से पड़नी शुरू हो जाती है। तैमूर लंग का सेनापति। ओके दोस्त, ये क्या हुआ? तैमूर लंग ने इसको भेजा था। कहाँ भेजा था? इसने भेजा था यहीं पे कि जाओ भाई और अपना तुम काम करो। ये क्या करता था? तैमूर लंग ने इसको भेज दिया तो इसने क्या किया, जो जितना भी यहाँ से ये जो कर एकत्रित करता था ना, ये जो कर इकट्ठा करता था, वो क्या करता था, वो इसके बेटे को भेज दिया करता था। किसके? तैमूर लंग के पुत्र को, जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख खान नहीं, शाहरुख। ओनली क्या कहेंगे? ओनली कहेंगे, आप कहेंगे शाहरुख। शाहरुख को कर भेजता था। आप कहेंगे भैया ये जो है अपना कर शाहरुख को भेजता था। भैया ये शाहरुख को अपना कर भेजता था तो शाहरुख इसको कुछ देता था? हाँ, इसको गद्दी देता था। भैया तुम गद्दी पे रहो और मुझे यहाँ तक कर भेजते रहो, बस तुम आराम से गद्दी स्थापित करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे कर भेजते रहो। तो इसने ये कार्य किया। कर देने का कार्य किसने कर दिया? कर देने का कार्य कौन कर देता है? आप कहेंगे खिज्र खां। किसको देता है? आप कहेंगे शाहरुख को। इसके बाद इसको हम क्लियर करते हैं। खिज्र खां के बाद आता है मुबारक शाह। अब मुबारक शाह नाम से आप ये मत समझ जाना कि ये तुगलक वंश का शासक है, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादातर जो शासक पढ़े हैं वो शाह करके आए हैं। ओके, तो ये तुगलक वंश का शासक नहीं है मुबारक शाह, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे भैया अच्छा ये मुबारक शाह तुगलक वंश का शासक है? नहीं, ये शासक होता है किस वंश का? आप कहेंगे सैयद वंश का। अगर बात करें इसके बाद वाला जो शासक है उसको हम कहते हैं मुबारक शाह। भैया नाम एक हो सकते हैं पर पद अलग अलग होते हैं। शासन कब से कब तक आया? 1421 से लेके 1434 तक। 21 से 34 तक इसने शासन किया। कितना शासन रहा होगा इसका? ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं है। आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ भैया कितना इसने शासन किया। कुछ ज़्यादा शासनकाल नहीं है। ये किसने क्या किया? इसने हिंदुओं को सर्वोच्च पद दिया। ये एक ऐसा शासक था जो हिंदुओं को अच्छा मानता था और हिंदुओं को अपने दरबार में सर्वोच्च पद दिया करता था। बड़े बड़े पद इसने हिंदुओं को दिए। इसका एक ही कार्य है, बस ये जान लो, हिंदुओं को सर्वोच्च पद दिए। तो भैया आप क्या कहेंगे? इसने हिंदुओं को सर्वोच्च पद दिए। इसकी मृत्यु कब हो गई? मृत्यु इसकी हो जाती है
1434 में। भैया इसका कुछ कार्य बता दो। नहीं भैया, कार्य इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 1434 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासन आता है किसका? आप कहेंगे महमूद शाह का। यहाँ जो भाई साहब थे वो थे कौन? मुबारक शाह। यहाँ पे जो है महमूद शाह। आप कहेंगे यहाँ पे जो है वो है महमूद शाह। अगर बात करें महमूद शाह के शासनकाल की तो आप कहेंगे 34 से लेके 45 तक। क्या कहेंगे? 34 से लेके 45 तक। 1434 से लेके 1445 तक इसने क्या किया? इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र माना। जो बहलोल लोदी है, जो लोदी वंश की स्थापना करेगा, वो क्या करता है? ये बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता है। क्या कहेंगे? लोदी को अपना पुत्र माना। अच्छा भैया, इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र मान लिया। हाँ भैया, इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र माना था। अच्छा भैया, ये बात हो चुकी है। चलिए भैया, इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र मान लिया, तो इस वंश का अंतिम शासक भी बता दो, क्योंकि अंतिम शासक अब आने ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। भैया बस देखो, कैमरे में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, फिर बोर्ड पे दिखेगा आपको, अंत में नहीं दिखेगा, कैमरे में नहीं दिखेगा, मजाक कर रहा हूँ, यहीं पे दिखेगा आपको। तो देखो भाई, अंतिम शासक तो कौन था? अलाउद्दीन आलाम शाह। क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन आलाम शाह। अलाउद्दीन आलाम शाह जो था, इसका शासनकाल आप कहेंगे 1445 से लेके 1451 तक। कब कहेंगे? 1445 से लेके 1451 तक, क्योंकि इसके बाद से इनका शासनकाल था ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर शासन? ओके, लंबा शासनकाल है ही नहीं, यहाँ से देख रहे हो ना आप लोग। तो फिर क्या होता है? अलाउद्दीन आलाम शाह, इसने क्या किया? इसने मुबारकाबाद की स्थापना करी। मुबारकाबाद कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे यमुना किनारे। कहाँ पर स्थित है? यमुना किनारे। मुबारकाबाद की स्थापना की। मुबारकाबाद की स्थापना की। ये कहाँ स्थित है? आप कहेंगे यमुना किनारे। तो आप कहेंगे भैया ये यमुना किनारे स्थित है। याद रहेगा? बोलेंगे भैया याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। बात करें अलाउद्दीन आलाम शाह की। जब अलाउद्दीन आलाम शाह अपने अंतिम दिनों पर था, तो इसने क्या किया? इसने जो कि महमूद शाह ने इसको अपना पुत्र माना था, तो इसने क्या कहा? अलाउद्दीन शाह ने कहा भैया तू अब, जब पिताजी ने तुझे पुत्र मान ही लिया है, तो अब गद्दी भी तू ही ले ले। तो क्या किया? जब अंतिम शाह पे आ गया, तो इसने क्या कहा कि भाई अब तू गद्दी ले ले। तो इसने क्या कहा? इसने अपनी जो गद्दी थी किसको दे दी? इसने दे दी बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को अपने पास बुलाकर राजा बना दिया, या फिर बोलेंगे गद्दी दे दी। गद्दी दे दी। भाई साहब, गद्दी के पीछे तो आप लोग बहुत सुने होंगे कि गद्दी के पीछे आज उसको मार दिया गया, आज उसको मार दिया गया। तो भैया ये वही गद्दी है जो सत्य के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्त, आज हम लोगों ने 2 वंश, 3 वंश, 4 वंश तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोगों ने 4 वंश को कवर किया। इससे पहले तक, आज नहीं, इससे पहले तक हम लोगों ने सब तक दिल्ली सल्तनत के 4 वंशों तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोगों ने कौन सा वंश कवर कर लिया? आज हम लोगों ने तुगलक वंश एवं लोदी वंश को, दोनों वंश को हम लोग कवर कर चुके आज तक। अब हम इससे आगे कौन सा वंश पढ़ेंगे? इससे आगे आप लोग पढ़ेंगे लोदी वंश को। कौन सी वंश? लोदी वंश, जिसका संस्थापक बहलोल लोदी हो जाता है। उसके बाद लोदी वंश आ जाता है। लोदी वंश कैसे सत्ते में रहा, कैसे उसने कार्य किए, क्या क्या गलत कार्य किए, क्या अच्छे काम किए, सब जानेंगे। कौन कौन से शासक रहे लोदी वंश के, सारी चीज़ जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका काम, पढ़ाना हमारा काम। तो अपने परिवार को आगे बढ़ाएं।
अपने परिवार में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ें और क्या करें, अपने सदस्य से बोले भैया बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। जिससे क्या रहेगा, आपके पास जब भी कभी नई वीडियो आएगी, जब भी क्या हर रोज़ आपके पास नई वीडियो आएगी और आपके पास लिंक में जो आपका नोटिफिकेशन बार होता है उसमें आपके पास वीडियो आ जाएगी। बेल आइकॉन दबाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक काम होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन चली जाती है कि भाई साहब वीडियो आ चुकी है, जाके देख लो, नहीं तो पढ़ाई आपकी बर्बाद हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन में आता है, तो समझ लिया करो बातों को और कर लिया करो रातों को काम। ओके, तो उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।